केरल से शुरू करते हैं। राहुल गांधी केरल में वायनाड सीट से लड़ रहे हैं। केरल में कल क्या होने वाला है ये देखने के लिए हम चलते हैं। 20 सीटें आती हैं केरल से और नंबर अगर हम देखें तो बीजेपी को 1 सीट, पहली सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। सीपीएम को 7, आईयूएमएल को 2, अन्य को 1। ये केरल के रुझान नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो बीजेपी सबसे पहली बार यहां खाता खोलने के लिए तैयारी कर रही है। 1 सीट बीजेपी को मिल सकता है। ये कौन सी सीट होगी? के सुरेंद्रन की होगी जो वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ हैं। तिरुवनंतपुरम में राजीव चंद्रशेखर क्या शशि थरूर को हरा पाएंगे या कोई और सीट? बड़ी बात होगी अगर केरल में बीजेपी की पहली विक्ट्री आए, पहली सीट आए। और वोट परसेंटेज अगर देखा जाए तो बीजेपी 19%, कांग्रेस 37%, सीपीएम 26%, आईयूएमएल 6%, अन्य 12%। ये केरल की कहानी है। तो चलते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक में 28 सीटें हैं और अभी बीजेपी ने वहां चुनाव हारा है कुछ पिछले साल। और कर्नाटक में इस वक्त के रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी को 22 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 5, जेडीएस को 1, यानी कि एनडीए के खाते में 23, अन्य को 0। तो कांग्रेस 5 पर, बीजेपी 22 पर। और यहां पर अगर हम वोट शेयर भी देखना चाहें तो वोट शेयर कर्नाटक में बीजेपी को 46%, कांग्रेस को 42%, जेडीएस को 6%, अन्य को 6%। ये दिख रही है जो सीटें हैं और वोट शेयर है कर्नाटक में। अलायंस वाइज देखा जाए तो एनडीए को 52% वोट है, इंडिया अलायंस को 42%, अन्य को 6। अब आंध्रा की तरफ चलते हैं तो आंध्रा में वाईएसआरसीपी यानी जगन रेड्डी की पार्टी को 21, टीडीपी और जेएसपी अलायंस को 4। बीजेपी का खाता शायद आंध्र प्रदेश में अभी भी नहीं खुल पाएगा। और इन 21 सीटों के चलते वाईएसआरसीपी को 50% वोट शेयर, टीडीपी और जेएसपी पवन कल्याण की पार्टी 44% पर, बीजेपी 2% पर, अन्य 4% पर। अलायंस वाइज देखें तो एनडीए का 46% वोट होगा, वाईएसआरसीपी का 50%, अन्य का 4। आंध्रा के बाद चलते हैं तेलंगाना में और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। 17 में से बीआरएस को 2, बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस को 9, एआईएमआईएम को 1, अन्य को 0। यानी बीजेपी अपना टैली बढ़ाएगी, 5 सीटों पर चली जाएगी। पिछली बार 2019 में 4 सीटें थी। और अगर हम देखें कि सर्वे में किस तरह बीजेपी का ग्राफ दिख रहा है तो यहाँ वोट शेयर अगर देखा जाए तो बीआरएस को 31%, बीजेपी को 21%, कांग्रेस को 39%, एआईएमआईएम 2%, अन्य को 7%। तो बीजेपी का वोट शेयर 21% पे जाना बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी। सबसे हम सर्वे का कंपैरिजन भी अगर देखें तो पहले के जो सर्वे थे उसमें बीआरएस शायद बढ़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी शायद इस वक्त एक सीट गेन करती हुई, बीआरएस कम होती हुई। कांग्रेस लगभग स्टेबलाइज करी है 9 सीटों के आसपास। एआईएमआईएम को 1 सीट मिलना, शायद असदुद्दीन ओवैसी फिर से लौटकर हैदराबाद से पहुंचेंगे लोकसभा में। लेकिन बीजेपी को 1 सीट का इजाफा हो रहा है, बीजेपी के लिए बड़ी बात है। अब चलते हैं सबसे बड़ा राज्य जहां बीजेपी की एंट्री की बात हो रही है, क्योंकि अब तक बीजेपी वहां से बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं ढूंढ पाई है। तमिलनाडु में अगर हम आज देखें तो बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान, बीजेपी को 4 सीटें पहली बार तमिलनाडु में मिलेंगी। और ये बड़ी बात होगी अगर तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुलता है, यानी कि अन्नामलाई का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। मैं भी मिली, मैंने इंटरव्यू भी किया उनके साथ और बहुत जोशो खरोश में उन्होंने कहा था कि 25% वोट शेयर होगा। तो चलते हैं वोट शेयर की तरफ। और वोट शेयर अगर देखें तो बीजेपी उसके साथ अन्य छोटी पार्टियां भी हैं, 19% का
वोट शेयर आ रहा है इन पार्टियों को, इस अलायंस को। कांग्रेस 18% में, यानी इतने सालों से, इतने दशकों से कांग्रेस वहां है, बीजेपी उसको शायद सरपास कर जाएगी। डीएमके 26% डीएमके को, एआईएडीएमके 17% वोट शेयर पर, अन्य 20% पर। और पिछले सर्वे के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये मैं आपको स्क्रीन पर यहां दिखाना चाहती हूं कि पिछले सर्वे में हमने दिखाया था आपको कि बीजेपी को लगभग 4 सीटें मिल रही थी, बीजेपी कंसोलिडेट कर रही है। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर थी, 6 सीटों पर है। डीएमके 26 से 22 पर आ चुकी है। एआईएडीएमके 2 पर थी, 2 पर है। अन्य पार्टियों की 1 सीट से 5 सीट हुई हैं। और ये बड़ी बात है कि बीजेपी के साथ कुछ अन्य पार्टियां अगर आ गई तो बीजेपी का तमिलनाडु में एक बड़ी स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। वोट शेयर भी अगर देखें तो 19% वोट शेयर बीजेपी का, कांग्रेस का घटता हुआ वोट शेयर 20 से 18%, डीएमके भी घट रहा है वोट शेयर में और एआईएडीएमके स्टेडी है, अन्य का वोट शेयर बढ़ता हुआ। क्या ये सनातन को बुला भला कहने का परिणाम है? ये बड़ा सवाल है आज के इस सर्वे में। और दक्षिण भारत से क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? मैं सबसे पहले जाना चाहूंगी अजय आलोक जी के पास। अजय आलोक जी, ये दक्षिण भारत में क्या बीजेपी की नई कहानी लिखी जा रही है? नविका जी, ऐसा है कि दक्षिण भारत में नई कहानी नहीं लिखी जा रही है, क्योंकि अब 2019 के भी इलेक्शन में देखिएगा तो पूरे दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अकेले में सबसे बड़ी पार्टी थी। निश्चित तौर पे आंध्रा में, केरला में, तमिलनाडु में हम ओपनिंग नहीं कर पाए थे, इसके बावजूद भी सबसे बड़ा ब्लॉक हम ही थे, भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक। और आज की तारीख पे मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी सर्वे पे यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन सभी सर्वे को मैं बिल्कुल सम्मान देता हूं, क्योंकि काफी लोगों का रियल एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होती है और एक ओपिनियन लेने में निश्चित तौर पे कामयाब होते हैं। लेकिन जो बड़े सम्मान के साथ मैं डिसएग्री करता हूं कि केरला में हम सिर्फ 1 सीट जीतने जा रहे हैं, एकदम नहीं। केरला में हम 6 से 8 के बीच में रहेंगे। और याद रखिएगा, मैं आपके साथ ही बैठा था डिबेट में, छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल के समय कोई हमें मौका नहीं दे रहा था, मैं कह रहा था सरकार बनेगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, तमिलनाडु में 8 से 12 के बीच में रहेंगे, केरला में 6 से 8 के बीच में रहेंगे और आंध्रा में 4 से 6 के बीच में रहेंगे। और निश्चित तौर पे 8 से 10 के बीच में हम तेलंगाना में रहने जा रहे हैं। तमिलनाडु में हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव इसलिए कर सकता है क्योंकि आपने खुद कहा कि हम कंसोलिडेट कर रहे हैं और आपने खुद कहा कि बाकी लोग डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये जब फिजन और फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है ना, तो ये बढ़ते ही चला जाता है। तब हमारा फ्यूजन बढ़ते बढ़ते और बढ़ेगा और सबका फिजन और बढ़ता चला जाएगा। तो तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में 2024 का सबसे सरप्राइजिंग रिजल्ट इन्हीं 2 स्टेट से आएगा और केरला से, जहां कोई हमें 1 सीट दे रहा है, कोई 0 दिखा रहा है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल पश्चिम बंगाल पर जाऊंगी, पर दक्षिण भारत का अगर हम देखें तो यहां पर टोटल 129 सीटें हैं। एनडीए 37 पर, इंडिया गठबंधन 65 पर, अदर्स 27 पर, 27 पर। बड़ी उपलब्धि। पिछली बार ये मिलाकर आपके पास 29 थे, जिसमें से 25 सीटें मुझे लगता है कर्नाटका से थी और 4 सीटें बाहर से थी। इस बार कर्नाटका के अलावा बाकी राज्यों में भी आपकी बढ़त है, तो ये एक बड़ी बात होगी। और श्रीधर रेड्डी जी बीआरएस के हैं और मैं उनसे पूछना चाहती हूं, दक्षिण भारत में कुछ इस तरह का नजर आ रहा है कि बीजेपी को गेन्स मिल रहे हैं, बीजेपी को लग रहा है वो इससे भी बेहतर करेंगे। आपकी क्या विचार है? जैसा कहा जा रहा है उतना ग्राउंड में तो दिखते नहीं है। मतलब पहले से थोड़ा बहुत इन लोगों का वेव आया है, या राम मंदिर के इशू के बाद थोड़ा मोमेंटम लिया है करके बात चलता चला जा रहा है, और इन लोगों का जो प्रचार चल रहा है उस तरीके से चल रहा है। मगर आप तेलंगाना के हालात देखिए, इन लोग जो 17 लोकसभा सीटों में 4 छोड़ के या 3 छोड़ के पूरे जितने भी 14 जो लोकसभा उम्मीदवार हैं, या बीआरएस से हैं या कांग्रेस या बीआरएस। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही, मैं पूछना चाहती हूं, आपने कहा कि राम मंदिर के बाद कुछ चेंज है, कुछ बड़ी बात हुई है।
मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको, इन लोगों का प्रचार वैसा है, मगर ग्राउंड में देखे तो तेलंगाना जैसा राज्य में या पूरे साउथ इंडिया में ये टेम्पल या रिलीजियन, ये इश्यूज को अलग देखते हैं और विकास और कल्याण के मुद्दों को अलग देखते हैं। और पिछले 10 साल में तेलंगाना में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, या तमिलनाडु, केरल और बाकी राज्यों में क्या हुआ, वो देखते हैं। यहाँ के हालात ऐसा रहते हैं। पहले से उन लोगों का वोट शेयर थोड़ा बहुत बढ़ता होगा, उसमें मुझे कोई शक नहीं है, मगर सीट मिलने में जितना सीट अभी इन लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या तेलंगाना या तमिलनाडु, मुझे अपना ओन डाउट है। क्यों बोले तो हमारे यहाँ पर मैं हर सीट का अगर हम देखें, वैसा तो चर्चा होते रहते हैं, हम लोग भी सर्विस के अलग अलग सर्विस के रिपोर्ट देखते हैं और उन लोगों का उम्मीदवार, हमारे कैंडिडेट्स और कांग्रेस के कैंडिडेट्स सभी चीज देखते हैं। और कांग्रेस सरकार नया बनाया हमारे पास 3 महीने से पहले, और जो वायदा उन लोग दिए थे वो पूरे नहीं किए थे। तो ये सब देखते हुए जैसा वोट शेयर बढ़ने की चीज में मुझे ज्यादा डाउट नहीं है, मगर उसको पूरे तरह से सीट्स कन्वर्ट करने में ऑन ग्राउंड द फोर्स व्हाट बीजेपी हैज, वो इट इज नॉट इनफ। मतलब इन लोगों को पूरा जीतने तो आप के कह लिए रहे हैं वोट शेयर बढ़ेगा, सीट कन्वर्जन में दिक्कत आएगी। सुभ्रांश राय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब कांग्रेस पार्टी का मैं क्या कहूं, रोज कोई ना कोई निकल जाता है। बीजेपी को नया भवन बनाना पड़ेगा, आपको शायद दे देना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी के पास अब बिठाने के लिए जगह नहीं है, सब पार्टियों से लोग आ रहे हैं उनकी तरफ। सुभ्रांश राय जी, गौरव वल्लभ भी गए, संजय निरुपम भी गए, विजेंद्र सिंह भी गए, मुरली देओरा पहले चले गए, मिलिंद देओरा पहले चले गए। किस किस का नाम लूं सुभ्रांश राय जी, कहां तक डिफेंड करेंगे? नविका जी, आप शायद कुछ नाम बताना भूल जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद नरेंद्र मोदी की ये अंसारी टेंट हाउस से जो 500 सीट लाने का हुआ प्रचार कर रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग सिटिंग सांसद भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं। चाहे वो बिहार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो हरियाणा है। नाम मैं बताऊं या आपको याद है या भूल गई है? तो खैर कोई बात नहीं, चलिए, ये तो प्रभु की इच्छा है, जैसा आपको पसंद है। आपके सर्वे पे ही आते हैं। 2-3 बातों को लेकर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, आप करेक्ट करिएगा। वैसे तो ये सारे सर्वे हम लोग भी ऑनलाइन देखते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे होता है, और मैं देखता हूं कि अक्सर सारे प्लेटफॉर्म्स पे जहां सर्वे, वो चाहे आपका चैनल कराता हो या बाकी फिल्म सिटी कराता हो, हर चैनल में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का झारखंड हो जाता है। बट खैर एनीवे, सवाल ये पैदा होता है कि जिस देश में 10 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार है, क्या उस देश का बेरोजगार युवा नरेंद्र मोदी जी को 500 सीटें दिला रहा है? जिस देश के किसान सड़कों पे बैठे हैं, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, आज तक उनके अनाज की कीमत उनको नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जी, उनको कहा करते थे कि हम आपको एमएसपी दिलाएंगे, प्रधानमंत्री होने के बाद वो सुनते भी नहीं। क्या वो लोग इनको सीटें, 500 सीटें अंसारी टेंट हाउस से दिला रहे हैं? जिस देश में बेटियों को नंगा करके जला दिया जाता है, मणिपुर में दिख रहा है, जहां बेटियों को हाथरस में जिंदा जला दिया जाता है, उनके मां बाप को अंतिम क्रिया करने का अधिकार नहीं मिलता है, जहां इस देश का गौरव और सम्मान, जाटों की बेटियों को आपने दिल्ली में मरवाया बूट बूट से, तो वो महिलाओं को आपने उनके किचन का बजट महंगा कर दिया, 400 का गैस सिलेंडर आप 1400 रुपए पे ले गए। तो आखिर इनको वोट दे कौन रहा है? जिसके बिहार